अस्सलामुअलैकुम। कैप 5 FAR 2 का लेक्चर 45 स्टार्ट करते हैं जी। अनफॉर्चुनेटली आज फिर फ़िज़िकल क्लासेस जो हैं वो पॉसिबल नहीं है, तो अगेन इस खाली क्लास के अंदर मैं आपको पिछली दफ़ा के लेक्चर्स ही प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपने पास पेपर 4 शाकिर इंडस्ट्रीज़ पेज 410 पे ये पहले सॉल्व करना है। ये असल में कल लेक्चर 44 के अंदर आपका होमवर्क होना था, ये मैं आपको होमवर्क देना भूल गया था। तो यहीं पर लेक्चर को पॉज करके पहले ये पास पेपर सॉल्व कर लें। उसके बाद जब ये लेक्चर स्टार्ट होगा तो प्रीवियस सेशन की रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी, जिसमें 45A1 पार्ट जो होगा, 45A1 पार्ट के अंदर आपको सबसे पहले शाकिर इंडस्ट्रीज़ की डिस्कशन मिलेगी पास पेपर 4 की, 10-12 मिनट जितने भी होंगे। उसके बाद फिर हमारा एक्रूअल स्टार्ट हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपने लेक्चर को मिस नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही फिज़िकल क्लासेस स्टार्ट होनी है ये कॉन्टीन्यूटी में चल रहा होगा। तो एक्रूअल का कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, और एक्रूअल के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करके उसके बाद पेज 330 पे क्वेश्चन 8 जो है वो डिस्कस हो रहा होगा। प्रीवियस सेशन की रिकॉर्डिंग्स हैं, पेज नंबरिंग, क्वेश्चन नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये करंट सेशन का मैं बता रहा हूँ, पेज 330 पे क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे। ये 45A1 और 45A2 के अंदर ये मिलेगा। उसके साथ मैं एडिशनल एक ऐड कर रहा हूँ, 1 घंटे की रिकॉर्डिंग 45B के अंदर, 45B लेक्चर होगा। उसके अंदर आपको एथिक्स के प्रिंसिपल्स और थ्रेट्स, इनकी थ्योरेटिकल डिस्कशन है, ये भी आपने ले लेना है, ठीक है जी। तो यहाँ से आगे अपना लेक्चर आप लोग स्टार्ट करें। अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 42 स्टार्ट हो गया जी हमारा कैप 5 का। होमवर्क में सवाल था आपका 4 पेज नंबर 396 पे, जो भाई ने मुझे नहीं बताया। अच्छा जी, बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन कंप्यूट करंट एंड डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स की कैलकुलेशन वर्किंग से करंट टैक्स आ जाएगा, और डेफर्ड टैक्स के लिए लंबा चौड़ा खाता है। कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस वाली वर्किंग करके डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एसेट एज ऑन निकाल के लेजर में ले जाके बैलेंसिंग निकाल के डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस निकलता है। लेकिन नोट नहीं बनाना था, बल्कि करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स ही सिर्फ निकालने थे, ठीक है। अच्छा, अब इस सवाल के अंदर ना जी, आपको जिस एडजस्टमेंट में मसला होना चाहिए था वो लीज़ की ही थी। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूरी नहीं है कि वो मसला होना चाहिए था, लाजमी है। तो 2 बातें थी इसके अंदर। एक ये ग्रेचुटी वाली एडजस्टमेंट देखें तो ग्रेचुटी के बारे में वो कहता है पॉइंट नंबर 2 में, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी मेड अ प्रोविजन फॉर ऑफ 2.4 मिलियन फॉर ग्रेचुटी। ये क्या है? ये एक्सपेंस की फिगर है। ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने ये प्रोविजन क्रिएट किया, तो ये एक्सपेंस है। एक्चुअल पेमेंट टू ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेचुटी टू आउटगोइंग मेंबर्स वाज, ये पेमेंट आ गई, ये कैश है। तो आपका अगर लेजर बने तो उसमें ग्रेचुटी प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी का जो लेजर होता है, जिसको आप पेएबल कहते थे अपने समझने के लिए, उसमें अच्छा अब पेएबल का लेजर है तो पेड की फिगर तो इधर आएगी, कैश कितना है जी 1.6, और एक्सपेंस जो ग्रेचुटी एक्सपेंस पीएनएल में जाता है एक्सपेंस, वो कितना इन्होंने रिकॉर्ड किया है, मेड अ प्रोविजन, तो 2.4 आ गया। कहीं अल्लाह करे ओपनिंग क्लोजिंग मिल जाए। ये पॉइंट नंबर 6 में था, डेफर्ड टैक्स एसेट है स्टार्ट में, और प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी एज एट 1 जनवरी 8 वॉज पॉइंट, ये तो डेफर्ड टैक्स एसेट हो गया ना, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी कितना हो गया 0.7 मिलियन, ठीक है। तो 0.7 मिलियन ओपनिंग आ गया। अब सब कुछ तो आ गया, क्लोजिंग आप बैलेंसिंग निकाल लें, कितना बनता है। ये सारा का सारा मामला हमें चाहिए होता है क्लियर, क्योंकि हमने करंट टैक्स में 2.4 उल्टाना है, और उसकी जगह 1.6 अलाउ होगा, तो ऐड 2.4 करंट टैक्स में लेस 1.6, और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग के अंदर ये क्लोजिंग ने जाना है, प्रोविजन की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस जीरो होगी। और अगर खुदा ना खास्ता, बल्कि दिया हुआ है, लेकिन चलें, अगर खुदा ना खास्ता डेफर्ड टैक्स का ओपनिंग बैलेंस ना गिवन होता लायबिलिटी एसेट का, तो निकालना होता, तो फिर पिछले साल का क्लोजिंग यानी इस साल का ओपनिंग इस पे खड़े होकर इस डेट पे खड़े, फिर हम डेफर्ड टैक्स की वर्किंग दोबारा करते और ये फिगर निकालते। डेफर्ड टैक्स वर्किंग निकालने के लिए ये यूज़ हो जाती, वहाँ पे भी कैरिंग अमाउंट होती, टैक्स बेस ना होती वहाँ पे भी।
पिछले साल भी ऐसा ही होगा ना, लेकिन वो गिवन था। अच्छा, गिवन हो तो चेक नहीं करना। कुछ सवाल पुराने ऐसे हैं जिनके अंदर वो चेक करने के चक्कर में फिर वो गलत भी हो जाता है। गिवन हो तो चेक नहीं करना, बस नहीं गिवन हो तो निकालना सिखा दिया आपको, ठीक है। अच्छा जी, अब मसला मैंने आपसे अर्ज़ किया ना, आपको होना चाहिए था इस एडजस्टमेंट के अंदर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मसला ये था, किया हुआ तो था हमने, काम तो हमने किया हुआ था, लेकिन इसमें थोड़ा सा मामला ये था कि हमारा साल है 2008 का, और जो सवाल हमने किया था लीज सीखने के लिए, उसमें जिस साल का सवाल था उसी साल में एसिड लीज पे लिया था, पहला साल था। यहाँ पे वो कहता है लीज पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 0.65 मिलियन। लीज पेमेंट्स मेड, तो ये क्या है, रेंटल्स, ये रेंटल्स आ गए, विच इंक्लूड फाइनेंशियल चार्जेस ऑफ 0.15। असल में ये कहानी यूँ चल रही होगी ना, लीज की वर्किंग होती थी, आपको पता है, अमाउंटिंग स्केड्यूल, डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस, ठीक है। अब साल पता नहीं कौन सा, ये हमारा कौन सा साल है, 2008 का। तो वो कह रहा है कि लीज पेमेंट मेड इन द ईयर जो है वो 31 वो है 0.65, जिसमें 0.15 क्या है, फाइनेंशियल चार्जेस, और 31 दिसंबर 8 पे ऑब्लिगेशन अगेंस्ट एसेट सब्जेक्ट टू लीज, यानी राइट ऑफ यूज़ की जो लाइबिलिटी थी, लीज लाइबिलिटी, वो कितनी है, 1.2 मिलियन। मूवमेंट इन एसेट्स अंडर, अच्छा, ओपनिंग, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग भी बता दी उसने। अब ये असल में कहानी कुछ इस तरह से है कि 31 दिसंबर पता नहीं कब से चला आ रहा है, क्योंकि देखो ना, ओपनिंग बैलेंस भी मौजूद है राइट ऑफ यूज़ का, तो हमें नहीं पता कि कहानी कब से शुरू हुई है, हमें नहीं पता कि किस दिन से लीज स्टार्ट हुई, कितना असल में बैलेंस था, हमें नहीं पता, क्योंकि जो आपको मूवमेंट नज़र आ रही है वो भी तो राइट ऑफ यूज़ एसिड की, यानी मूवमेंट इन एसिड हेल्ड अंडर लीज क्या होता है, राइट ऑफ यूज़। तो ये राइट ऑफ यूज़ का भी ओपनिंग गिवन है, इसी में डेप्शन है और क्लोजिंग है, तो ये भी तो बुक वैल्यू पे है, पता नहीं कब से आया था। बहरहाल ये मुझे पता चल गया कि 31 दिसंबर 2018 पर जो बैलेंस है लीज का वो 1.2 मिलियन है, ऐसे ही है। ऑन 31 दिसंबर 8 ऑब्लिगेशन अगेंस्ट एसिड सब्जेक्ट टू लीज स्टूड एट 1.2। अब पता नहीं एरियर है या एडवांस है, मैं एरियर ही अज्यूम कर लेता हूँ। इस साल जो पेमेंट हुई वो कितनी हुई है, 0.65, जिसमें वो कह रहा है इंटरेस्ट कितना है, 0.15। तो मुझे प्रिंसिपल की ज़रूरत तो नहीं है, अगर निकालना चाहो तो निकाल लो, क्योंकि अब मेरी कहानी यहाँ से शुरू होती है जिसमें मुझे करंट टैक्स के अंदर इंटरेस्ट उल्टाना है और राइट ऑफ यूज़ की डेप्रिसिएशन उल्टानी है, ये दोनों मुझे सवाल में गिवन है। और डेफर्ड टैक्स में राइट ऑफ यूज़ की बुक वैल्यू जाती है, गिवन है, और लीज लायबिलिटी जाती है करंट और नॉन करंट में टूटकर, लेकिन करंट और नॉन करंट मिलकर तो यही बनता है ना। चेक करें ज़रा, चेक कर लेते हैं जो सवाल हमने एक आध किया था। एक मिनट यार, ये बहुत ज़्यादा खुले हैं, बाद में इन्होंने रौला पा लेना है। 5 कौन सा समय था वो लीज वाला सवाल जो शुरू में किया था हमने समझने के लिए, यहीं कहीं ये। अब ये देखो, हमने कहा था लीज लायबिलिटी क्या होती है, करंट और ये नॉन करंट, इन दोनों का टोटल क्या बनता है, 83 + 91 क्या बनता है, ये इसी 174 के बराबर ही होता है ना। 174 को ही तो तोड़ के लिखा होता है हमने। तो मुझे अगले साल की पेमेंट की ज़रूरत नहीं है कि मैं उसको अलग अलग करूं, बस मेरे पास अवेलेबल है ना टोटल लायबिलिटी उसने बताई है, जिसको तोड़ के हम करंट नॉन करंट में लिखते होते हैं, तो लायबिलिटी भी मेरे पास अवेलेबल है ये। तो ये मेरी कैरिंग अमाउंट है लीज लायबिलिटी की, ये मेरी कैरिंग अमाउंट है राइट ऑफ यूज़ की, ये मेरा है इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये मेरा है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। मैं अपनी करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग के अंदर क्या करूँगा, ये असल में ना सवाल में दरमियान में था, पहला साल नहीं था लीज का जो मसला कर रहा था, ठीक है। तो करंट टैक्स की वर्किंग आप कर रहे होंगे जो आपने स्टार्ट की होगी पीबीटी से। इसमें अब क्या करना है, अकाउंटिंग को उल्टाना है। उसने कहीं बताया टैक्स वाले क्या करते हैं, अच्छा उसने नहीं बताया, पक्का रूल है, बोरिंग कॉस्ट के बारे में बता रहा है, लेकिन उसमें पक्का रूल है। बहरहाल टैक्स के बारे में पक्का रूल क्या है, टैक्स वाले लीज को नहीं मानते,
लेसी को कहते हैं तुमने जो किराया पे किया वही तुम्हारा, क्योंकि एसेट तुम्हारे नाम ही नहीं है, तो किसी का एसेट तुम किराए पे इस्तेमाल कर रहे हो, तो जो तुमने किराया पे कर दिया, रेंटल पेड, वो तुम्हें हम अलाउ करेंगे एज अ डिडक्शन। तो जो हमने किया सारा IFRS 16 में सब उल्टा दिया उसने पकड़ के, ठीक है। तो हमने IFRS 16 में जो भी होगा PBT आप वो आपके सवाल में होगा, जो किया था उसको हमने रिवर्स करना है। तो हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया था, यानी PBT तक आते आते माइनस किया था, उसको ऐड बैक करना पड़ेगा। वो कितना है सवाल में गिवन। और हमने डेप्रीसिएशन भी राइट ऑफ यूज़ की चार्ज की हुई है, वो भी अब हमें क्या करना पड़ेगी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, ये राइट ऑफ यूज़ का डेप्रीसिएशन है, और ये लीज लाइबिलिटी की, चलो जान दो, लीज लाइबिलिटी का इंटरेस्ट था और राइट ऑफ यूज़ की डेप्रीसिएशन है 0.7। ये हो गया जनाब हमारा अकाउंटिंग वाला मामला रिवर्स, क्योंकि टैक्स वाले इसको मानते ही नहीं है। अब उन्होंने क्या कहना है भाई, जो रेंटल पे किया वो रेंटल आपको अलाउ करेंगे, तो वो हमें सवाल में गिवन था ये 0.65। ये तो जनाब होगी आपकी करंट टैक्स की वर्किंग, करंट टैक्स की का मामला ये हुआ। दूसरी चीज़ क्या देखनी होती है साथ ही हमने, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन वाली वर्किंग, तो इसके अंदर आपकी कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस डिफरेंस, वो वाला चक्कर चल रहा होता है। तो यहाँ पे आपको बैलेंस शीट ऑफ अकाउंटेंट दिमाग में रखनी है आपने। बैलेंस शीट अकाउंटेंट की बैलेंस शीट में क्या आता है, राइट ऑफ यूज़, इसकी बुक वैल्यू, ऐसे ही है, तो बोलो, जो कि गिवन थी सवाल में, निकालनी नहीं पड़ी। फिर लीज लायबिलिटी आती है, करंट नॉन करंट वो वैसे ही इकट्ठी पड़ी हुई है। और एडवांस का सवाल होता तो इंटरेस्ट पेएबल होता, लेकिन एडवांस का सवाल नहीं था ये, ठीक है, खुद से अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं जब तक खुद ना कहे। अब कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और टैक्स, ये कहानी होती है आपकी। तो मुझे बताओ क्या है कैरिंग अमाउंट आपकी राइट ऑफ यूज़ की, ये सवाल में गिवन 1.8। लीज लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट, टैक्स वाले इसको मानते ही नहीं है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, डिफरेंस। पहला टैक्सेबल, दूसरा डिडक्टेबल। कोई मसला और कोई सवाल में मसला, ज़बरदस्ती यही बनता था बस को मसला अगर निकालें, ठीक है। तो ये आपने कर लिया, ओके, ठीक है। और हमने कौन सा कर लिया है, सेकंड हमने कर लिया है, जान जी। चले जी, आ जाए जी, अब आज का नया काम करते हैं शुरू। एक्रूवल्स की बुनियाद डालते हैं। एक्रूवल्स कल भी चलेगा, बल्कि कल तो जोबन पे पहुंचेगा। आज एक सवाल कर रहे हैं जिसमें एक्रूवल की एडजस्टमेंट्स होंगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम होगी, लेकिन पूरा डेटा गिवन होगा। कल से फिर जो सवाल करने हैं उसके अंदर वो सवाल जो नॉर्मली अब आ रहे हैं वो होगा अदपजदा डाटा, उससे यूज़ करेंगे एक्रूवल को करना। तो कल से फिर इंशाल्लाह ये जोबन पे पहुंचेगा। ये कबूतर वाला सवाल कल करेंगे इंशाल्लाह। जो क्वेश्चन 10 है ना, पिजन वाला, कबूतर, भाई टाइम पे आ कबूतर, तुम्हारे इंतज़ार में हमने पढ़ा ही नहीं, देखो तुम्हारे दुख में। कितने रह गए सवाल, ये रहे। अच्छा जी सुने, ये क्या लिखा है मैंने भाई, इनकम, भाई जाने वाले, ये मैंने क्या लिखा देखते तो जाओ ज़रा। इनकम, यहीं पे सुन लेना था कॉल को, जल्दी करो। इनकम मिसाल के तौर पे, अच्छा इनकम को रिकॉर्ड करने का, एक्रूवल की रिवीजन चल रही है थोड़ी सी, ठीक है। इनकम रिकॉर्ड करनी है तो मैं यूँ लिख देता हूँ, रिवीजन ऑफ थोड़ी सी एक्रूवल। इनकम रिकॉर्ड करने के लिए क्या है डिसाइडिंग फैक्टर, कैश का आना है ना। कैश आएगा तो हम इनकम रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा ही है ना। इनकम रिकॉर्ड करने का असूल है जब आप उसे कमा लें तो रिकॉर्ड कर लें। और कमा कब लेते हैं आप, अगर आप गुड्स बेचने का कारोबार कर रहे हैं तो जब गुड्स डिलीवर कर दें, और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो जब सर्विसेज प्रोवाइड कर दें। तो आपके ज़िम्मे जो काम था वो आपने कर दिया, अब एक राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हो गया। तो फिलहाल तो मुझे ये बताएं, इनकम का लेजर हो
तो कैश किस तरफ आएगा और इनकम की फिगर किस तरफ आएगी। ये एक्रूअल वही है जो इंट्रो में आपने पढ़ा, FAR 1 में भी पढ़ा, अब FAR 2 के अंदर दोबारा आ गया, इसलिए अब बहुत ज़्यादा तफसील तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत रिवीजन तो है। इनकम के लेजर में कैश किस तरफ आना है और PNL वाली फिगर किस तरफ, ये सोचने के लिए बचपन वाली एंट्री कहा हुआ है आपको, हमेशा उस्तादों ने भी कहा होगा, लेकिन अगर किसी ने नहीं कहा था तो आप फिर कहा जा रहा है कि आपने बुनियादी एंट्री अपनी दिमाग के अंदर करनी है जिंदगी में जो की थी, कि अगर आपको इनकम के केस में कैश आएगा या जाएगा, तो कैश का आना डेबिट या क्रेडिट, कैश का आना डेबिट, तो इनकम के लेजर में होगा क्रेडिट, और इनकम की फिगर आपकी होगी हमेशा इसके ऑपोजिट साइड पे, ठीक है। PNL वाली फिगर आपकी ऑपोजिट साइड पे आएगी, PNL में इनकम जाती है और कैश आपने रिसीव कर लिया। अब मेरा अगला सवाल, ओपनिंग क्लोजिंग को बाद में, सिर्फ क्लोजिंग से रिवाइज करते हैं फिलहाल। मेरा सवाल अगला, अगर आपने 12 रुपये कमा लिए, लेकिन अभी आपको, अच्छा 12 रुपये कमाए और 12 आ भी गए, तो कोई रिसीवेबल नहीं है। लेकिन अगर 12 कमा लिए हैं और आए सिर्फ 11 हैं, तो आपका एक आय बल है, क्लोजिंग रिसीवेबल, कितना जी, 1। तो इनकम क्लोजिंग में रिसीवेबल हो सकती है, ये आप करंट एसेट्स में लिख लेंगे, कोई मसला। अच्छा जी, अब अगली बात, अगर आपने कमाया तो अभी तक 12 था, लेकिन आपने रिसीव कर लिया, यानी कि 12 एक महीने की 1 रुपये इनकम थी, आपने 12 रुपये सर्विस, 12 महीने सर्विस दी, 12 रुपये की इनकम बन गई, लेकिन आपने रिसीव कर लिया अगले से 16 रुपये, तो अगले 4 महीने के भी पैसे आपने आज ले लिए, तो इसका मतलब क्लोजिंग में आपके पास अनअर्न्ड आ जाएगा। ये अनअर्न्ड इनकम कितनी बनी, 4, ये आपने बैलेंसिंग मिसाल के तौर पर निकालेंगे, तो ये आपकी करंट लायबिलिटीज़ में आएगी, ठीक है। तो इनकम आपने जितनी कमाई अगर उससे ज़्यादा आ गई तो वो अनअर्न्ड है, एडवांस है, डेफर्ड इनकम लायबिलिटी को कहते हैं, और अगर आपने जितना कमाया है वो भी नहीं आया, तो जो आय बल है वो आपका एसेट है, रिसीवेबल। डन जी। अच्छा, अगली बात, एक्सपेंस को देख लेते हैं ज़रा। एक्सपेंस के केस में एक्रूवल की रिवीजन चल रही है ना जी, तो एक्सपेंस के केस में कैश किस तरफ आता है और एक्सपेंस की फिगर PNL वाली किस तरफ आती है, तो भाई इसके लिए फिर वही बचपन वाली एंट्री करें दिमाग के अंदर। एक्सपेंस की पेमेंट होगी तो एंट्री होगी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, तो एक्सपेंस का लेजर डेबिट, तो कैश इस तरफ आना है, तो फिर एक्सपेंस की फिगर जो PNL में जानी है वो हमेशा इसके ऑपोजिट साइड पे आएगी। अब मिसाल के तौर पे आपने 12 महीने बिजली इस्तेमाल कर ली, लेकिन अभी आपने बिल सिर्फ 11 महीनों का दिया है, तो क्लोजिंग डेट पे आपके पास आपके ऊपर एक लायबिलिटी होगी जिसको आप कहोगे क्लोजिंग पेएबल। डेफर्ड नहीं होता ये आपके ऊपर लायबिलिटी है, पे करके उतारेंगे आप 1 रुपये की, ये आपकी करंट लायबिलिटी, यानी जितना एक्सपेंस बनता था इनकर हो चुका, अगर आपने वो पे नहीं किया तो क्लोजिंग डेट पे वो आपका पेएबल है। ये क्या है, रिसीवेबल, राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर। ये क्या है, अनअर्न्ड लायबिलिटी, लायबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज इन फ्यूचर। ये क्या है, पेएबल, लायबिलिटी टू पे कैश इन फ्यूचर। और आखिरी एक्सपेंस, अच्छा सॉरी, एक्सपेंस का लेजर है। एक्सपेंस के केस में एक और केस क्या बन सकता है पॉसिबली, कि आपने खर्चा तो अभी सिर्फ इनकर हुआ था, आपका खर्चा अभी इनकर हुआ था सिर्फ 12 रुपये का, लेकिन आप पेमेंट कर गए 18 रुपये की, तो आप ज़्यादा पे कर गए, तो क्लोजिंग डेट पर आपके पास एक एसेट आ जाएगा, इसको कहते हैं प्रीपेड। क्लोजिंग में प्रीपेड आना, ये क्या है, कितना आता है वैसे, 6 रुपये का आपके पास एसेट आ गया, ये करंट एसेट्स में आपका नज़र आएगा। अब ये क्या है, एक राइट है, लेकिन राइट टू रिसीव कैश नहीं है, राइट टू रिसीव सर्विसेज इन फ्यूचर है। गॉट इट।
ये कुछ थोड़ा बहुत रिवाइज़ हुआ, थोड़ा बहुत अभी तो रिवाइज़ किया, कल भी इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। फ़िलहाल तो मेरा फोकस सिर्फ ये था कि आपको ज़रा रिवाइज़ करा दें कि इनकम या तो रिसीवेबल हो सकती है या अनअर्न्ड, और एक्सपेंस या पेएबल हो सकते हैं या प्रीपेड। एक छोटी सी बात और भी रिवाइज़ करवाना चाहूँगा यहीं पे कि कुछ ख़तरनाक अल्फाज आपने पढ़े होंगे बचपन में, एक्रूड, आप इनको ड्यू, आउटस्टैंडिंग, एरियर, और ओइंग, ये सारे अल्टरनेटिवली यूज़ होते हैं ना जी, लेकिन ये बड़े ज़ालिम अल्फाज हैं। ये ज़ालिम अल्फाज इसलिए हैं कि अगर ये एक्सपेंस के साथ लगे होंगे तो पेएबल का, लायबिलिटी का मतलब देते हैं। अगर ये एक्सपेंस के साथ लगे हों, एक्सपेंस पेएबल, एक्रूड एक्सपेंस, एक्सपेंस ड्यू, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, तो ये क्या मतलब देंगे जी? लायबिलिटी का। और अगर यही आपके इनकम के साथ लग जाएं, इनकम ड्यू, इनकम आउटस्टैंडिंग, इनकम इन एरियर, इनकम एक्रूड, तो ये रिसीवेबल का मतलब देने लग जाते हैं। तो ये भी एक छोटी सी बात आप रिवीजन में डाल लें अपनी। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद रिवाइज़ करेंगे। यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। थोड़ी सी अक्रूवल की रिवीजन की हमने, ठीक है जी। इनकम अगर जितनी कमाई उससे कम आई तो बाकी रिसीवेबल, जितनी कमाई उससे ज़्यादा आ गई तो एडवांस। रिसीवेबल है तो एसेट, एडवांस इनकम है तो लायबिलिटी। एक्सपेंस जितना इनकर हुआ अगर उससे कम पे किया तो क्लोजिंग में पेएबल, लायबिलिटी। अगर एक्सपेंस है जितना इनकर हुआ उससे ज़्यादा पे कर दिया तो ये आपने प्री पे कर दिया एक्सपेंस, फ्यूचर का खर्चा आज पे कर दिया, तो ये क्लोजिंग में एसेट। ठीक है। जी सही है, चलें आगे, आगे नहीं पीछे चलें। ये फिर इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, क्योंकि असल में तो ये जो टैकल करने वाला मामला है ना, ये असल में तो कल ही पढ़ेंगे। ठीक है, तरतीब जो होगी, ये तो आज फुल फ्लैश सवाल है। पेज 323 पे आए, क्वेश्चन नंबर 8 है, गैलेक्सी इंटरनेशनल। 9 मुझे लगता है हमने पहले ही कर लिया है। नहीं, 9 ही कल करेंगे, पिजन वाला। ओए होए, फिर अखीर हो जाएगी, फिर 60-70% सवाल काबू में आ जाएगा इंशाल्लाह। जिन यू एडजस्टमेंट्स भी होती हैं ना पक्की। लें जी, रिक्वायरमेंट पढ़ें। प्रिपेयर आ नोट ऑन टैक्सेशन फॉर इंक्लूजन इन कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2010, गिविंग अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू करंट एंड डेफर्ड टैक्स, इंक्लूडिंग अ रेकन्सिलिएशन टू एक्सप्लेन। वही वाली कहानी जो रूटीन के अंदर आपकी लाजमी आती है, तो हमने भी कोई नहीं जान छोड़नी अपनी तरतीब की, हम उसी तरह से चलेंगे। सबसे पहले हम पहले सफ़े के ऊपर नोट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर फरमा दें क्या है जी? पेज नंबर 320 जी। जी आयानु होता है वैसे। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर है, 30 जून है 2000। और कंपैरेटिव चाहिए या नहीं चाहिए? बोला है उसने या नहीं बोला? नहीं बोला तो फिर खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक कंपैरेटिव कहे ना, हम IS8 के अलावा खुद से कंपैरेटिव नहीं बनाया करते। IS8 एक वाहिद टॉपिक था जिसके अंदर स्टैंडर्ड ने बताया हुआ था कि अगर आपकी रीस्टेटमेंट हो जाती है, रिट्रोस्पेक्टिव, या आपकी जो है वो, चुप कर दो ना यार, या आपकी रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन हो जाती है पॉलिसी चेंज या प्रायरी एरर करेक्शन में, तो आपकी इनकम स्टेटमेंट 2 साल की बनेगी, चेन इक्विटी 2 साल की बनेगी, बैलेंस शीट 3 साल की बनेगी। वो स्टैंडर्ड ने बताया हुआ था। तो वहाँ पे हमारी मजबूरी थी, हम करते बगैर कहे भी उसके। लेकिन जहाँ पे उसके अलावा किसी भी टॉपिक में जब तक वो खुद ना कह दे, हमने कंपैरेटिव नहीं बनाना। ठीक है, नोटों को नंबर से नंबर बताओ भाई। कह रहे हैं जो सवाल हुआ करे वही नंबर दिया करे। नंबर 8,
जी टैक्सेशन, लेकिन ये भी फिर 9 से आगे नहीं जाएगा जी 8.1, दो फिगर ज़रूर लिखवानी है उस्ताद से। टैक्स एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस में दो चीज़ें होती हैं, करंट टैक्स एक्सपेंस CT और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। इन दोनों का मजमुआ मिलकर बनता है टैक्स एक्सपेंस। उसके बाद अगली चीज़ जो हम बनाते हैं वो होती है रिकन्सिलिएशन, पूरा लिखना है आपने, रिकन्सिलिएशन ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक ही बात होती है, वही लिख लो जो याद किया, रिकन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स विद टैक्स एक्सपेंस। ठीक है जी, इसके अंदर स्टार्ट करते हैं हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर से, और फिर हम जो टैक्स रेट सवाल में जनरल वाला आपकी करंट टैक्स की वर्किंग में पड़ा होता है वो रेट लिखते हैं, और फिर टैक्स की फिगर निकल आती है जो आजकल मैच नहीं कर रही होती ऊपर वाली फिगर से, तो देखेंगे इंशाल्लाह। तो एक ही साल है 31 दिसंबर 2010। अब ज़रूरत के हिसाब से अगर सबसे पहली एडजस्टमेंट में प्रॉफिट आ गया, तो वैसे वर्किंग वन लाजमी होती है, हम करते ही हैं, करंट टैक्स की वर्किंग तो करनी होती है ना, लेकिन फिर भी चलें अब आदत ये बन जाए कि जो ज़रूरत की चीज़ आती जाए उसकी वर्किंग ओपन करते जाएं। ठीक है, शुरू करें सवाल पढ़ना। रिक्वायरमेंट ये है जो हमने एड्रेस कर दी। रिक्वायरमेंट एड्रेस करने का फ़ायदा ये है कि जो फिगर निकल आएगी उसके नंबर तो मिलते चले जाएंगे। ठीक है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू गैलेक्सी इंटरनेशनल, अ लिस्टेड कंपनी विच वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जनवरी 2009। द प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 10 अमाउंटेड टू 200। ये कहाँ पे आएगा? तो करंट टैक्स की वर्किंग ओपन कर लें। वर्किंग वन, करंट टैक्स, कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब यहाँ एब्रीविएशन खोल के यूज़ करें जी, कितना? 200 मिलियन। यहाँ पे मैंने ना पक्की वर्किंग्स की जगह रखी हुई है बस, ठीक है ना, जो आपकी रूटीन मतलब हर सवाल में चेंज हो रही है, फिर वो नॉर्मली मैं सवालों के अंदर ही कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एक नक्शा पक्का बन जाए कि अगर आपको IAS 12 का सवाल आए तो आपने उसमें किस बाउंड्री में घूमना फिरना चलना है। ठीक है, जल्दी बैठो, जल्दी एडजस्ट हो जाए करो। ठीक है, तो ये बाउंड्री होती है। नोट है तो करंट टैक्स की वर्किंग, करंट टैक्स की वर्किंग के बाद फिर डेफर्ड टैक्स का लेजर, और उसके लिए फिर एज ऑन की वर्किंग भी चाहिए। तो ये आपकी बाउंड्रीज हैं जिनके अंदर अंदर आपने घूमना होता है। ठीक है जी, सही है। अब आगे डेफर्ड टैक्स की जब जरूरत पड़ेगी तो वो वर्किंग भी ओपन कर लेंगे। अच्छा, डिटेल ऑफ अकाउंटिंग एंड टैक्स डेप्शन ऑन फिक्स्ड एसेट इज एज फॉलोज। एक मसला हो गया, आगे कहता है लोन लिया है, इंटरेस्ट पे किया है, लोन दिया है मतलब डिपॉजिट करवाया है, इंटरेस्ट इनकम कमाई है, ओपनिंग बैलेंस है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का, और टैक्स रेट है। तो PPE के बारे में बस यही है आज हमारे पास। चलो शुरू करते हैं फिर काम, देखते हैं फिर क्या होता है। आज उसने हमें क्या बता दिया, अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रीसिएशन 2009 की भी और 2010 की भी। एक बात थोड़ी सी हमें यहाँ से पता लगती नज़र आ रही है कि आपका ये GI जो लिस्टेड कंपनी है ये इनकॉर्पोरेट कब हुई है? 2009 में। इसका मतलब 9 इसका पहला साल है। तो मैं PPE का लेजर तो आज नहीं बना सकता, और भी 100 तरीके होंगे, लेकिन मैं तो बस पता ही आपको बुनियाद पे जाके बात करनी है, तो मैं फ़िलहाल आपको ये कह रहा हूँ कि मुझे वर्किंग टू नहीं, दूसरी वर्किंग है ना, वो जब आएगी देखेंगे। ठीक है, वर्किंग 2 मैं ओपन कर रहा हूँ, और आज मैं PPE का लेजर नहीं बना पा रहा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर तो बना पा रहा हूँ। क्या ख्याल है? मैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बना लेता हूँ, अकाउंटिंग रूल्स वाला। अब 1 जनवरी 2009 पर ब्रॉड डाउन कितना है? क्यों 0? बिजनेस इस दिन स्टार्ट हुआ है। फिर 2009 की अकाउंटिंग वालों की डेप्शन कितनी थी?
तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट कितना हो गया 15, और यही हमारा बन गया, मैं डेप्शन यहाँ ना लिख दूँ ऐसे, यही हमारा बन गया 31 दिसंबर 2009 पर कैरी डाउन 15 बैलेंसिंग आ गया। ठीक है जी, सही है। अगली बात, यकम जनवरी 2010 पर ये ब्रॉड डाउन बन गया 15, और 2010 की फिर अकाउंटिंग वालों की डेप्रीसिएशन हमें गिवन है फिर 15, शायद स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ये आप बगैर इसके लेजर बनाए भी निकाल सकते थे, मुझे पता है आप तो बहुत तेज़ बच्चे हैं ना, तो मैं तो अपने जैसों के लिए बना रहा होता हूँ ये चीज़ें। मैं तो 2-2 3-3 तरीके बताऊँगा, फिर एंड पे आपको कहूँगा जो दिल करे कर लो। कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर 30 हो गई, और ये आपका लेजर हो गया क्लोज। अब मैं इतना अच्छा तो हूँ नहीं कि मैं दोबारा ये मेहनत करूँ, तो मैं यूँ कर लेता हूँ। आपको ये मेहनत ना करने के लिए पेपर पास करना पड़ेगा, करें इंशाल्लाह, फिर आप भी ऐसे ही किया कीजिएगा, कॉपी पेस्ट कर लिया कीजिएगा। ठीक है। वर्किंग 3 टैक्स रूल्स के हिसाब से तो पहले साल 45 डेप्शन, दूसरे साल 6, तो 45 और ये 45 ओहो सारा ही मिट जाता है, और ये 6 ऐड हुआ तो ये जनाब आपका अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के अकाउंट्स बन गए। अब आज एक नया काम करते हैं, ठीक है। बाकी मैं ज़बरदस्ती दूसरा काम भी कर लूँगा इंशाल्लाह, दूसरा काम भी कर दूंगा, एक आप असम्पशन से भी चल सकते थे, लेकिन फ़िलहाल एक काम अब करें मजबूरी के दर्जे में। वो क्या, पहले तो अपना काम कर लें, मुफ्त के नंबर तो लें। वो क्या है, अकाउंटिंग डेप्शन 2000। यार ये कंपैरेटिव ईयर नहीं मांगा हुआ इसने, चलो अच्छी बात है, तो फिर अच्छी बात है। फिर सिर्फ 10 की बात करें तो अकाउंटिंग वालों की डेप्शन उल्टा दें, टैक्स वालों की डेप्शन रिकॉर्ड करें। ये मुफ्त के नंबर मिल सकते हैं, बोलो। अकाउंटिंग वालों की डेप्रीसिएशन उल्टानी है तो मतलब ऐड कर दें, तो ऐड अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन कितनी है 15, और लेस कर दें टैक्स वालों की डेप्रीसिएशन कितनी है जी। अब ये तो मुफ्त के नंबर हैं, बगैर किसी लेजर बनाए हुए भी आपने ले लेने थे, अगर आपको अगली बात की समझ ना भी आ रही होती पर्चे में। ठीक है। अगली चीज होती है फिर डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस को देखना। उसके लिए अब मुझे वर्किंग ओपन करनी पड़ेगी, तो 2 और 3 हो गई है, फिर ये वर्किंग 4 कर लो। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31 दिसंबर 2010। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और टैक्स। अब जब यहां पे आए, आज तक क्या मामला चल रहा था, आज तक हमारे पास यहां पे पीपीई होता था किसी ना किसी तरह से, या पूरा डेटा होता था, हम खुद लेजर बना लेते थे, या जैसे कल इंक्रीज डिक्रीज वाला मामला था, हम पीपीई का लेजर बना लेते थे ताकि डिफरेंस निकल आए। आज पीपीई का लेजर अवेलेबल नहीं है, तो चलो जो है फिलहाल उससे गुजारा करते हैं। अक्यूमुलेटेड डेप्शन, ये भी बैलेंस शीट आइटम ही है ना, नहीं अक्यूमुलेटेड डेप्शन बैलेंस शीट आइटम नहीं है। एसेट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्शन करके बुक वैल्यू पे नजर आता है ना एसेट, तो ये भी बैलेंस शीट आइटम ही है। नहीं है तो हाँ ना तो कर दो, है कि नहीं है। नहीं है इतराज है तो मैं पहले इस पे चलते हैं, वापस चलते हैं, कोई नहीं इंट्रो में चलते हैं। खैर है, समझ ना आए तो आगे जाने का क्या फायदा भाई। ये बैलेंस शीट आइटम है, तो कैरिंग अमाउंट अक्यूमुलेटेड डेप्शन की कैरिंग अमाउंट का मतलब ये होता है जो बैलेंस शीट के अंदर चीज़ नज़र आ रही है वो किस अमाउंट पे नज़र आ रही है। तो कैरिंग अमाउंट सिर्फ पीपीई की नहीं होती, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की भी है, बायोलॉजिकल एसेट की भी है, इवन लॉन्ग टर्म लोन बैंक वाला उसकी भी है, इंटरेस्ट पे डेटर की भी है, कैश की भी है, बैंक की भी है। कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या होता है, जिस अमाउंट पे बैलेंस शीट में वो कैरी हो रहा है, नजर आ रहा है। ठीक है, तो कैरिंग अमाउंट मीन्स जो फिगर बैलेंस शीट के अंदर नजर आ रही है,
वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो एसेट हो, लाइबिलिटी हो, इक्विटी हो। कैरिंग अमाउंट मीन्स जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में नजर आ रहा है, याद रखिएगा। तो कैरिंग अमाउंट आपकी अक्यूमुलेशन की कितनी आ रही है, अकाउंटिंग वाली 30 है, और टैक्स बेस कितनी आ रही है, 51। अब ये दोनों चुप करके लिख दो, कुछ नहीं होता। ये क्या है, accumulated depreciation, कैरिंग अमाउंट 30, टैक्स बेस और डिफरेंस। अब अगली गड़बड़ शुरू होती है। अच्छा, रूल भी लगेगा, पहले रूल ही लगाते हैं, ठीक है, लेकिन उससे आसान काम जरा एक करें। मैंने आपको जो चीज़ आपसे दूर रखी हुई थी आज वो लेकर आ रहा हूं आसानी के लिए, बाकी रूल भी लगाते हैं, ठीक है। वो क्या है, 4 गोल्डन रूल्स हैं। रूल 1, अगर एसेट की कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट अगर ज्यादा हो टैक्स बेस ऑफ एसेट से, तो ये बनता है टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अब ये एक रूल आपको सिर्फ याद हो ना, तो बाकी सारे इसके हिसाब से बन जाते हैं। रूल 2 अभी मैं नहीं लिखूंगा, किसी दिन आएगा तो देखेंगे। रूल 3 अभी लिखने लगा हूँ, सबसे ज़्यादा यही 2 यूज़ होते हैं, 1 और 3। रूल 4 ये पता नहीं कभी यूज़ हो ना हो, जब हो गया तो देख लेंगे, या शायद आज यही हो जाए। खैर चलें, छोड़ें। मैं फ़िलहाल तो ये रूल आपको वैसे ही याद हो जाने हैं, या मैं आपको कहा करूँगा कि सवाल आए तो ये लिख कर किया करें, ताकि हर सवाल में, हर एडजस्टमेंट में सोचना ना पड़े आपको। ये शॉर्टकट होता है, लेकिन इसलिए ये पहले दिन नहीं लिखवाया था कि जो सोच कर करके आप लिख रहे थे वो फिर ना करते। और रास्ता मौजूद है, और सवाल पर्चे के अंदर वो ये पूछ लेता, ज़रा बताओ ना कैसे टैक्सेबल, कैसे डिडक्टेबल, तो फिर बैठे हो मुँह उठा के, ठीक है। बहरहाल रास्ता ये मौजूद है। कैरिंग अमाउंट अगर एसेट की ज़्यादा हो टैक्स बेस से, अब जितने मर्जी सवाल किए आप उठा के देख लें कि आपकी जहां जहां कैरिंग अमाउंट एसेट की ज्यादा आई है टैक्स बेस से, तो टैक्सेबल डिफरेंस आया है। अच्छा, अगर कैरिंग अमाउंट लायबिलिटी की ज्यादा होगी टैक्स बेस से, तो याद रखने की तो जरूरत ही कोई नहीं है, एसेट वाला सिर्फ याद है, एसेट के उलट ही एसेट के उलट ही चलता है ना लायबिलिटी। एसेट डेबिट तो लायबिलिटी क्रेडिट, ऐसे ही है ना। तो एसेट पर जो रूल लग रहा है लायबिलिटी पर वही रूल तो नहीं लग सकता, वो उलट ही लगेगा ना। जैसे हमने पेएबल देखे थे, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी आया था, हमने कहा था कैरिंग अमाउंट है टैक्स बेस नहीं है, तो कैरिंग अमाउंट ज्यादा थी ना टैक्स बेस से, लेकिन वहां पे क्या निकला था, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, क्योंकि वो एसेट के उलट है, ठीक है। तो टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी, अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी टैक्स बेस से ज्यादा हो तो ये किसका बायस बनेगी, डिडक्टेबल टेम्परेरी। अच्छा, अब एक रूल याद है ना, तो एसेट का ये मामला उलट हो तो उलट हो जाएगा, लायबिलिटी का मामला उलट हो, ये बन जाते हैं। लेकिन फिलहाल ये 2 ही लिखें, 2 की जगह भी खाली रहने में, ठीक है। तो सही है। अब पहले मैं ये रूल यूज करवाऊंगा, फिर मैं कॉन्सेप्ट भी लगवाता हूं। फिलहाल हम क्या करते हैं, बल्कि चलें यूं कर लें, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्या है, एसेट है कि लायबिलिटी है, ना एसेट है ना लायबिलिटी है, ना तितर है ना बटेर है, ये क्या है, कॉन्ट्रा एसेट है। लेकिन कॉन्ट्रा एसेट को जबरदस्ती करके मैं लायबिलिटी की तरह से बना सकता हूं, यानी कि इसकी नेचर तो क्रेडिट ही है ना, ये लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी नहीं है, लेकिन लाइक लायबिलिटी तो है। यानी कि एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ता है तो क्रेडिट, लाइक लायबिलिटी। एसेट कम हो तो क्रेडिट होता है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कम हो तो डेबिट होता है, तो लाइक लायबिलिटी, तो लायबिलिटी नहीं है लेकिन लायबिलिटी जैसा तो है। तो अगर लायबिलिटी जैसा है तो मैं जबरदस्ती इसके ऊपर जबरदस्ती रूल 4 लगा लेते हैं जी, जबरदस्ती क्या करें जी, इस पर रूल 4 लगा दें। यानी इसको यूं समझ लें कि ये लायबिलिटी है, इसको यूं समझ लें कि ये लायबिलिटी है, ठीक है। अब लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स बेस से या कैरिंग अमाउंट कम है टैक्स बेस से, इसको मैं रूल 3 कहूं तो ज्यादा बेहतर है। रूल 4 अब इससे डिराइव करना है, रूल 4 इससे, ये मैंने एक याद किया, लायबिलिटी इसके उलट होगी, कोई मसला इसमें। अब लायबिलिटी का उलट रूल क्या होगा, अगर कैरिंग अमाउंट
लाइबिलिटी की ज़्यादा होती है टैक्स बेस से डिडक्टेबल आता है, तो अगर यही उलट हो जाए तो क्या बनेगा, टैक्सेबल बनेगा। चलो जी शॉर्टकट है, क्या करें। ये क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। अच्छा इसी तरह से इसका भी बन सकता है उलट, बना दो पूरे। अब कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट अगर अगर कम हो टैक्स बेस ऑफ एसेट से, तो ये किस में रिजल्ट किया करेगा, इसके उलट हो जाएगा। यानी याद सिर्फ एक ही किया आपने, रूल 1। अब ये एसेट का रूल है, लाइबिलिटी का इसके उलट हो गया। फिर इन दोनों की हिसाब से इनके अपने उलट रूल बन गए कि एसेट की कैरिंग अमाउंट अगर कम हो जाए तो इसी के उलट, लाइबिलिटी कैरिंग अमाउंट कम हो जाए तो इसके उलट। सिंपल। ये आपको लिख लेने में हर्ज नहीं होगा। एक लिखेंगे, पर्चे में कितनी लगेगी, 1 मिनट भी नहीं लगेगा इनको लिखने में। पहला सिर्फ याद होगा, बाकी उस जैसे लिख देंगे। अब जो आपकी वो डेफर्ड टैक्स वाली वर्किंग बनेगी, उसमें सिर्फ आप इस रूल वाले 4 रूल को देखोगे। कैरिंग अमाउंट ज़्यादा टैक्स बेस से एसेट है तो टैक्सेबल, और अगर कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है लाइबिलिटी की टैक्स बेस से तो डिडक्टेबल। फौरन लिखते जाओगे, सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर सोचना इसलिए सिखाया कि वो कभी कभी पूछ लेता है। पहले दिन ये बात कर लेते ना तो फिर काम हो गया था मेरा, मतलब फिर मेरा काम हो गया था, मतलब आप लोगों ने बाद में सोचना नहीं था। इसलिए ये रूल्स हमने छुपा छुपा कर रखे। आज भी इसके बगैर काम चल सकता है, लेकिन अब जाहिर है कभी ना कभी तो ये बताना ही था। पर्चे के अंदर ये एक फायदे की चीज़ है, क्योंकि आपका टाइम बचेगा। अगर उसने आपसे सिर्फ क्या मांगा है, डेफर टैक्स करंट टैक्स निकाल दो, तो आपको डेफर टैक्स की वर्किंग में सिर्फ टैक्सेबल डिडक्टेबल डिटरमिन ही करना है ना। तो आप ये रूल, जैसे ही सवाल 12-14 नंबर का सवाल होता है तो आप वर्किंग में छोटा सा करके साइड पे लिखेंगे, ऐसे अंग्रेजियां थोड़ी लिखेंगे आप। जब जितना शॉर्ट लिख सकें लिख लीजिएगा। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट बड़ा बढ़िया टैक्स बेस है, तो सिर्फ ये याद रखा हुआ है, बाकी उसी के हिसाब से बना लिए। अब ये लिखे पड़े होंगे आपके पास साइड पे करके वर्किंग्स में, तो जो आप वर्किंग, सारी वर्किंग पहले पूरी कर लेंगे आप। ये सारी की सारी वर्किंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस सारी आप निकाल लेंगे। जब निकाल लेंगे तो फिर उसको देखकर फटाफट रूल लगाई जाएगी। ठीक है, तो ये बहरहाल अपने पास कैद में रखिएगा कीमती चीज को। लेकिन हम स्टिल काम वही करेंगे, हम हर एक को सोच के भी किया करेंगे, क्योंकि कल को मुसीबत पड़ भी तो सकती है। बहरहाल एक रूल मौजूद है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसको कहा दिस इज लाइक लाइबिलिटी, इसकी नेचर लाइबिलिटी जैसी है, तो फिर लाइबिलिटी कह लो थोड़ी देर के लिए। लाइक लाइबिलिटी कह लो जरा समझने के लिए, ठीक है। तो लाइबिलिटी अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो टैक्स बेस, सॉरी कम हो टैक्स बेस से, तो कौन सा रूल लगता है इनमें से, रूल नंबर 4 लगता है। तो जबरदस्ती रूल 4 लगाएं। अगर लाइबिलिटी कैरिंग अमाउंट कम है टैक्स बेस से, तो ये कौन सा डिफरेंस बनेगा, बोलो, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। ये यहां तक करें, फिर मैं दूसरा अल्टरनेटिव बताता हूं, फिर मैं तीसरा लॉजिकल भी समझाऊंगा, लॉजिकली भी समझाता हूं। वो अल्टरनेटिव है। अजम्पशन की तरफ नहीं जाना ना, पहली बात तो ये है। चले जाएंगे अभी, फिलहाल यहीं से रूल भी, दूसरा रूल भी लॉजिकली भी सोच सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने क्या कहा, सबसे आसान तरीका क्या है, ये तो अल्टीमेटली हमें याद हो ही जाने एंड तक जाते जाते। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज जस्ट लाइक लाइबिलिटी, दिस इज नॉट लाइबिलिटी, लेकिन कॉन्ट्रा एसेट है ना, तो नेचर तो लाइबिलिटी जैसी है, तो लाइबिलिटी वाला रूल लगा दो। अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा होती टैक्स बेस से तो रूल 3 लगता, कैरिंग अमाउंट कम है टैक्स तो रूल 4 लगता। काम तो चलाओ, पर्चा पास करो, लॉजिक आ जाती है अभी। ठीक है, जल्दी करो। मैं तो समझा था सिर्फ एक्रूवल की एडजस्टमेंट होगी, लेकिन ये भी थी इसमें। चलो खैर कोई नहीं, मजे की है। अच्छा, आप कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं ना ना ना, मजा नहीं आया, चस नहीं आई। हम तो अज्यूम करेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट इज इक्वल टू 100 कर लें, चलो, इज इक्वल टू 100, और ये कहेंगे कि कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और टैक्स की वर्किंग हम तो ऐसे करेंगे। पर्चे में भी कुछ ऐसे कर आए होंगे, कुछ ऐसे कर आए होंगे, दोनों ही सही हैं, फर्क नहीं पड़ता ना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कहा जी पीपीई, ये कह रहे हैं जी कैरिंग अमाउंट के हिसाब से कह रहे हैं जी 100 का अगर एसेट हो और 30 रुपये की डेप्शन हो चुकी हो तो ये, और टैक्स बेस 100 का एसेट कॉस्ट तो सेम ही होनी है ना, 51 की डेप्शन हो चुकी हो तो डिफरेंस। अब रूल 1 लग गया।
एक्चुअली कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है टैक्स बेस से, फिर टैक्सेबल डिफरेंस। सोचो अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में 70 डेबिट करेंगे, टैक्स वाले तो ऐड होने वाली फिगर फ्यूचर में ज़्यादा, लेस होने वाली कम, तो टैक्सेबल प्रॉफिट। तो ये रूल 1 भी लग सकता था, आंसर सेम ही है। ठीक है, तो ये क्या है, कोई अज्यूम करके चलना चाहे तो वो यूं भी चल सकता था। आंसर देख लो सेम है, 21 रुपये का टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। लेकिन इसमें बाहर अजम्पशन तो लेनी पड़ी ना, हम अजम्पशन से ज़रा पाक तरीके से चल रहे थे, तो हमने एक जुगाड़ रख लिया कि अगर कॉन्ट्रा एसेट है तो लाइक लाइबिलिटी है ना, तो लाइबिलिटी वाला रूल लगा दो, रूल हमें याद होंगे। ठीक है, अच्छा इसको डायरेक्ट भी सोचा जा सकता है लॉजिकली, वो कैसे सोचेंगे, ये तीसरी बात अब आ रही है। लेकिन पर्चे के लिए ये काफ़ी है, पर्चा पास करने के लिए बहुत है। ठीक है, ये तो एक अल्टरनेटिव रास्ता बताया जो ज़्यादा दिल को भाता है। और एक अब बता रहा हूं कि लॉजिकली अगर इसके बारे में लिखना पड़ जाए पर्चे में तो क्या लिखोगे, ये बुक वैल्यू है या अक्यूमुलेटेड एप्शन। अगर यहां बुक वैल्यू होती थी तो हम कहते थे कि ये फ्यूचर डेप्रीसिएशन है, फ्यूचर डेप्रीसिएशन ज्यादा होनी है अकाउंटिंग वालों की टैक्स से, यही मतलब है ना। और ये क्या है, डेप्रीसिएशन जो हो चुकी, अब इधर कम हो चुकी है इधर ज्यादा हो चुकी है, तो इसको ऐसे सोचना पड़ेगा कि फ्यूचर में अकाउंटिंग वालों की डेप्रीसिएशन अभी ज्यादा होनी बाकी है टैक्स वालों की निस्बत, तो फ्यूचर में अकाउंटिंग वाले ज्यादा डेप्रिसिएट करेंगे टैक्स वालों से, तो फ्यूचर में एड ऑन फिगर ज्यादा होगी। तो ये डायरेक्ट भी सोच सकते थे, लेकिन फंसते जाओगे जितना जाओगे। बात समझ आई है, ये कैसे सोचा समझ तो आई है ना। लेकिन सारी बातों की एक बात, अक्यूमुलेटेड एक्शन को क्या कहो, लाइक लायबिलिटी, और रूल 4 लगाओ, तो जाओ पर्चा पास करो, दे कर जाओ, बाकी तो आपकी मर्जी है। तीसरी बात तो छोड़ें फिलहाल, बिल्कुल छोड़ें, 2 ऑप्शंस हैं जिनमें से आई वुड गो फॉर दिस अजम्पशन के बगैर, बाकी ये भी ठीक है। सही है, उधर ही रखें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। क्या किसकी गिवन है, तो फर्क तो ये, तो अज्यूम कर लो 100 तो ये आना है, आप इधर 1000 अज्यूम करोगे, 1000 अज्यूम कर लो, अज्यूम ही कर सकते ना, गिवन नहीं है। असल मसला क्या है, कल भी बताया था, हमारा मसला डिफरेंसेस के साथ है। आप 1000 अज्यूम कर लो, तो 1000 में से तो 970, 1000 में से 51 गया तो 949, डिफरेंस फिर भी 21 है। आप लाख अज्यूम कर लो, करोड़ अज्यूम कर लो, मिलियन ट्रिलियन अज्यूम कर लो, डिफरेंस 21 का रहना चाहिए बस। मेरे पास डेटा नहीं है ना भाई, बैलेंस शीट में मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बैलेंस शीट बना रहा हूँ मैं, ये बुक वैल्यू होगी ना, वो बुक वैल्यू क्या होगी नहीं पता, अज्यूम कर लो कोई फिगर, तो दोनों तरफ कॉस्ट तो सेम ही होगी ना। बुक वैल्यू तो कैसे निकलती है, अक्यूमुलेटेड एप्शन माइनस करके, तो वो दोनों फिगर्स उसने बताई हुई हैं आपको। अकाउंटिंग वालों की डेप्शन आज तक 2 साल में 30 रुपये हो चुकी है, टैक्स वालों की 51। अब जो भी बुक वैल्यू, जो भी कॉस्ट थी, उसमें से ये फिगर्स माइनस होकर जब बुक वैल्यूज आएंगी तो डिफरेंस तो 21 ही रहना है ना भाई। फिर पूछो क्वेश्चन, ये ऐसे वैसे कल भी बात हुई थी, लेकिन चलो पूछो, कोई नहीं, खैर। रिकॉर्ड नहीं किया बेटा, हम सिर्फ वर्किंग कर रहे हैं, रिकॉर्ड उन्होंने किया होता है, बैलेंस शीट बनी होती है। मैं बैलेंस शीट नहीं बना रहा, ये तो समझा रहा हूँ आपको, मेरी बैलेंस शीट बनी हुई है, मेरा पीएनएल पीबीटी तक बना हुआ है, मैं सिर्फ टैक्स एक्सपेंस की फिगर निकालने निकला हूँ घर से। तो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का डिफरेंस, ये मसला है असल में। अब वो कैरिंग अमाउंट कितनी थी, टैक्स बेस कितनी थी, मुझे नहीं पता, उनका डिफरेंस कितना था, उनका डिफरेंस था 21 रुपये से, कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है टैक्स बेस से, कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है टैक्स बेस से। अब यहाँ पे उलट चीज़ थी तो मैंने उसके लिए जुगाड़ बताया, नहीं जुगाड़ नहीं पसंद आ रहा तो ये कर लो, ये समझ आ रहा है ना। लेकिन अब आप कहते हो कि जी बुक वैल्यू कितनी थी, भाई मुझे क्या पता कितनी थी, मुझे उसकी बुक वैल्यू से गर्ज ही नहीं है, मुझे उसकी बुक वैल्यू से गर्ज नहीं है, मुझे उसके बुक वैल्यू और टैक्स बुक वैल्यू के दरमियान डिफरेंस से गर्ज है, जो मेरे पास 21 आ रहा है। अब मैं जो मर्जी बुक वैल्यू ले लूँ, डिफरेंस को 21 रखना है मैंने, तो आप कॉस्ट कुछ भी अज्यूम कर लो, असली वाली कॉस्ट भी होती ना तो डिफरेंस 21 का ही आना था, वो आपको गिवन होती, उसको आपने क्या करना था, असली कॉस्ट मिसाल के तौर पे 500 रुपये है, सचमुच वाली 500 रुपये है,
आपने उसका क्या करना है, आप 500 लिखोगे, 500 लिखोगे माइनस 30 करोगे तो क्या आएगा 470, और टैक्स वाली डेसिमल माइनस करोगे तो डिफरेंस कितना आएगा। तो सच्ची वाली भी गिवन हो तो तुमने उस 500 का क्या करना था। मसला किसका है, डिफरेंस का है भाई। कल से बात समझ नहीं आ रही, बल्कि परसों से समझ नहीं आ रही। खैर है, कोई बात नहीं, आ ही जाएगी। कब तक भागेगी ये बात, इंशाल्लाह समझ आ ही जाएगी। हाँ जी चलें। तो ये नहीं पसंद आ रहा तो ये कर लो, लेकिन मैं तो कहूँगा ये करो, जान छड़ाओ, पर्चा पास करो, ऐसे रूल पता है ना। चलें आगे। लो जी आखिरकार 2 पॉइंट्स हो गए। नहीं इंतज़ार इसी का ही था, ये तो आसान है जी। जहाँ तक को मसला है चलें आगे, चलें फिर जाएं, पॉइंट 3 करके आएं। जल्दी करें, आज एथिक्स के लिए मुझे नहीं पता आधा घंटा चाहिए ही चाहिए मुझे। बस ये 2 एडजस्टमेंट्स हैं छोटी छोटी, फारिग कराएं इनको। आज ये सवाल इसीलिए, पिजन की कोई बात वैसे भी नहीं करनी थी, एक हद तक ही जा सकते ना। देखें अब हर रोज़ एक ही नई चीज़ होती है। अब देखो आधे 2 टायर तो उत्ते हो ही गए ने, दूजे 2 भी उत्ते हो जाने ने घर में आगे टुर पे आते। अच्छा भला चल रहा हो टॉपिक और एंड पे जाते हुए कहते हैं समझ कुछ नहीं आई ना, तो सारे सेशन की ही जान निकल जाती है उस्ताद की। तो इसलिए मैं तो भाई अपने हिसाब डाइजेशन को देखते हुए, कोई नहीं, बहुत बेहतरीन स्पीड पे हम जा रहे हैं। गेयर एक है ना असल में। क्या क्या कह रहा है ये लड़का, मुझे कुछ कह रहा था यार। तुम को शर्म नहीं है, इसने कुछ कह लिया मुझे, तुमने पूछा ही नहीं तुमने उससे। बाहर ना निकले जो करने मेरे सामने ही बात करो ना, बाहर निकले। बाहर निकल गए तुम लोग, चाय चल यार चाय पीने चलिए। मैं कैसी बाहर निकली, चाय पीने जाना सी है ना। और भाई कर लिया, और सिंपल इंट्रो की एडजस्टमेंट को कर लिया। लेजर बनाना है, लेजर बनाना, लेजर वो मैं कर लेता हूँ भाई, वो मेरे पे छोड़ दो, मेरी गलतियां मुझे सही कर लेने दो। अच्छा जी, सवाल में कहता है, सवाल कितने गया, आइए। ऑन 1 अप्रैल 2010, हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर 10 है। जनवरी फरवरी मार्च गुजर चुका था, हमारे साल के 3 महीने गुजर चुके थे। चौथे महीने के पहले दिन क्या हुआ, गैलेक्सी रिसीव्ड अ लोन ऑफ 25 मिलियन। इन्होंने लोन ले लिया एट 8%। लोन का तो मसला नहीं था, ये जो इंटरेस्ट वाला चक्कर है हमारे गले पड़ गया। ये ट्रस्ट इज पेड इन एरियर्स। हाँ बेशक लिखना चाहो तो लिख लो, ये एडवांस में पे होता ही नहीं कभी। इंटरेस्ट इज नेवर पेड इन एडवांस, ये हमेशा ही एरियर में पे होता है। ओके, ऑन 30th सितंबर एंड 31st मार्च ईच ईयर। भाई साहब ये जो आगे होता है ना, ये खाता जो है ना, ये टैक्स वालों का होता है। टैक्स वाले क्या कह रहे हैं, आपने अक्रूवल के सवालों के अंदर सख्ती से इस चीज़ को अब फॉलो करना है। पहले बिल्कुल खामोशी से बगैर टैक्स वालों की बात पढ़े आपने अकाउंटिंग में जो हुआ उसका लेजर बनाना है। अकाउंटिंग रूल्स वाला लेजर बन जाएगा, फिर देखेंगे टैक्स वाले क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई पक्का रूल नहीं है। बोरिंग कॉस्ट पक्का रूल, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी पक्का रूल, लीजेस पक्का रूल, एक्रूवल कच्चा पक्का रूल। कभी वो भी कहेंगे हाँ हाँ भाई भाई एक्रूवल, हम भी एक्रूवल तुम भी एक्रूवल। कभी कहेंगे ना ना तुम एक्रूवल, हम तो हमेशा एक्रूवल है ना। टैक्स वाले ज़्यादातर कैश, लेकिन कभी कभी वो भी आ जाते हैं अक्रूवल पे। जब उनका दिल करे कैश, जब दिल करे अक्रूवल, तो सवाल बताएगा। इसलिए हर सवाल में ट्रीटमेंट तो अलग होना है, तो आपने वो उस ट्रीटमेंट को बाद में देखना है। और कल इंशाल्लाह इसी की तो प्रैक्टिस होनी है। कैश, अगर टैक्स वाले कैश बेसिस पे तो क्या करना है, और टैक्स वाले अक्रूवल पे तो क्या करना है। लेकिन वो मुश्किल नहीं है, बट
ज़रा एक एडवांस अगला स्टेप होगा, ये उसका आसान वर्जन है कि सारा डेटा मुकम्मल आपको अवेलेबल है इसमें। तो बहुत सिंपल सवाल है कि 1 अप्रैल 10 को गैलेक्सी ने एक लोन लिया है और इंटरेस्ट पे करना है एरियर में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीनों बाद वो कह रहे हैं जी हमने इंटरेस्ट पे करना है। लोन नहीं रीपे हो रहा, सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर, मैं एक्सपेंस का लेजर बना रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैं जो रिवीजन करा के आया हूँ उसमें ये में इन दो में से कोई एक लेजर बनना है, बल्कि ये दो अलग अलग नहीं होते। हम तो सिंगल अकाउंट अप्रोच पे चले जाया करते थे। एक ही लेजर के अंदर एक्सपेंस भी, पेड भी, प्री पेमेंट भी, पेबल भी। बहरहाल बनना वो वाला लेजर है जिसमें कैश ने डेबिट साइड पे आना है और पीएनएल की फिगर ने, क्योंकि एक्सपेंस का लेजर तो ऐसा ही होता है। ओके, अब क्या नाम रख लिया जी इसका आपने? इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस अपने लिए लिख लिया करो समझने के लिए। वैसे तो आप इसको क्या एक्सपेंस कहें, इसमें सारा कुछ ही होता है। इसमें एक्सपेंस की फिगर भी इसी में ही होती है, पेड भी इसी में, पेबल या प्री पेड भी इसी में। बहरहाल इंटरेस्ट कभी प्री पे तो नहीं होता, पेबल ही हो सकता है। इंटरेस्ट इज नेवर पेड इन एडवांस। मुझे सबसे पहले बताओ, क्या इंटरेस्ट 1 जनवरी 10 पर कोई ओपनिंग में पेबल आ रहा है? बताएं क्यों नहीं आ रहा? लोन 1 अप्रैल 10 को आ रहा है, तो उससे पहले इंटरेस्ट कैसे पेबल हो गया भाई? तो ये तो नहीं है। अच्छा, अगली बात, अब एक्रूवल के सवाल को बचपन में आप करते थे तो इस तरह से किया करते थे, पहले ओपनिंग लिख लिया, फिर कैश रिकॉर्ड कर लिया, फिर क्लोजिंग निकाला और बैलेंस पीएनएल। लेकिन लोन का सवाल है, लोन का इंटरेस्ट की कैलकुलेशन यहाँ पहले भी देखो। हम मुझे क्या क्या चाहिए? एक्सपेंस के लेजर में कैश आता है, कैश उसने कहा है जी कैश पे होता है 30 सितंबर 10 को पे होगा कैश। कितना पे होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता लग गया कि कैश पे तो होगा। ठीक है, उसके बाद फिर कब पे होगा? वो तो अगले साल पे होगा। तो ये तो कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब कैश कितना पे होना है? कह रहा है जी 6 महीनों का इंटरेस्ट पे होना है। निकल सकता है? क्या ख्याल है, निकल सकता है? निकाल लेते हैं। बताओ जी, अगर आपने एक लोन लिया है 25 मिलियन का और इंटरेस्ट रेट है उस पर 8%, तो ये लोन आया था जी 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक कितने मंथ्स बने? तो 6/12 ये पे किया उस। आप वो क्या कह रहे हैं, इंटरेस्ट क्या है? ज़रा पढ़ो दोबारा उसका जुमला। इंटरेस्ट इज पेड ऑन 30 सितंबर। तो मैंने 30 सितंबर वाला इंटरेस्ट पे कर दिया। कितना? पूरा 1 रुपया। अच्छा, पूरा 1। अच्छा, अब अगली बात क्या है? कहते हो तो टाइमलाइन बना देता हूँ। बना ही लेते हैं यार, देखो फिर बाद में कोई मेरे जैसा बच्चा भी बैठा होता है। 1 जनवरी 10 से 31 दिसंबर 10 तक ये हमारा साल है जी पूरा। और लोन आया है यहाँ पे 1 अप्रैल 10 पे, और वो कह रहा है लोन का इंटरेस्ट 6 महीने बाद पे होना है। पहला इंटरेस्ट पे होना है 30 सितंबर 2010 पे। अब ये इंटरेस्ट होगा 1 अप्रैल 10 से 30 सितंबर 10 तक का। जो अगला इंटरेस्ट है 1 अक्टूबर से 31 मार्च का, वो तो जाके वो अगले साल 31 मार्च पे होना है यहाँ कहीं। अब तब तक हम क्या करें? एक्सपेंस भी बुक ना करें। एक्रूअल का कॉन्सेप्ट ये नहीं था। एक्रूअल का कॉन्सेप्ट कहता था अगर आपका एक्सपेंस इनकर हो गया है तो रिकॉर्ड करें, पेमेंट का इंतज़ार नहीं करना। अब ये इंटरेस्ट का एक्सपेंस कब इनकर होता है? जब आपने बैंक का पैसा इस्तेमाल कर लिया। जैसे मिसाल के तौर पे आपने इस दिन लोन लिया 25 मिलियन का, अगर आप इस दिन जाके लोन वापस कर देते तो बैंक क्या कहता? सिर्फ लोन चाहिए? बैंक कहता नहीं, इन 6 महीनों का इंटरेस्ट भी दो। चलें, आपने इस 6 महीने का इंटरेस्ट दे दिया। 3 महीने बाद आपको ख्याल आया कि भाईजान बस यार बहुत होगी, सूद वाला लोन है ये। तो आप बैंक के पास वापस चलेगा, आपने कहा पकड़ो अपना लोन। तो हमने क्या कहना है, भाई साहब ये 3 महीने का इंटरेस्ट तो दें ना हमें। जो आपने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हमारा पैसा इस्तेमाल किया उसका इंटरेस्ट दे दें, लोन वापस कर दें, बस ठीक है फिर जाएं। क्योंकि 3 महीने आप ये पैसा इस्तेमाल कर चुके हैं। अब ये वो सिचुएशन हो गई
कि आप सर्विस यूज अप कर चुके। क्या मतलब? आपने बैंक का पैसा 3 महीने इस्तेमाल कर लिया, अब उसकी कीमत भी थी ना, उसके चार्जेस, उसकी फीस थी, वो क्या है? इंटरेस्ट। तो वो बैंक को पे करना है। अगर आज लोन कैंसिल कर दें तो वो 25 मिलियन असल वाला भी लेगा और 3 महीने का इंटरेस्ट लेगा या नहीं लेगा? तो ये निशानी है, इंटरेस्ट इनकर हो चुका, एक्सपेंस इनकर हो चुका। अच्छा, अब पे नहीं हुआ तो क्या करें? एंट्री ना करें? बोलो नहीं, ईयर एंड के ऊपर हम क्लोजिंग में पेएबल निकाला करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लोजिंग पेएबल निकाल देता हूँ। 31 दिसंबर 2010 पे क्लोजिंग पेएबल, यही लिखा था ना उस लेजर के अंदर, पेएबल इस तरफ आएगा ना। और बोलो क्लोजिंग में पेएबल, अब वो निकाल लेते हैं। ये भी पहले निकल सकता है जी। 25 मिलियन का लोन था, कोई किस्त पे नहीं हुई, 25 का ही है। 8% के हिसाब से पूरे साल का इंटरेस्ट बनता है, लेकिन फिलहाल 3 महीने गुजरे हैं, हमने ये पैसा इस्तेमाल कर लिया बैंक का, तो कितना बना? 0.5। लो जी, अब बैलेंसिंग फिगर क्या निकाल लोगे आप? पीएनएल वाली कितनी आती है जी? 1.5। तो पीएनएल में बल्कि यूँ लिखो, एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, पीएनएल वाला, ये आपने क्या निकाल लिया जी? बैलेंसिंग फिगर कितनी है जी? 1.5। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे यार कमाल करते हो भाई, ये एक्सपेंस की फिगर भी पहले निकल सकती थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 25 मिलियन का लोन 9 महीने इस्तेमाल हुआ, तो 25 इंटू 8%, 9/12 करें तो 1.5 भी पहले आ सकता है। तो आप ये 1.5 पहले निकाल लेते बेशक, लेकिन ये तो आपने 6 महीने का इंटरेस्ट ही किया है ना, तो ये 1 पे कर देते, तो 1.5 में से 1 पे होगा, तो बाकी 1 पेएबल। कुछ भी कर सकते हैं आप। 4 नॉर्मल चीज़ें होती हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग, एक्सपेंस और पेमेंट। एक्सपेंस के इस कंबाइंड लेजर में 4 नॉर्मल चीज़ें हैं, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, एक्सपेंस की फिगर है और पेड की फिगर है। तो आपको कोई सी 3 चीज़ें मिल जाए, चौथी बैलेंसिंग निकाल लेते हैं। तो आपकी मर्जी है, जो मर्जी करें। ओके, ठीक है। ये तो हमने अकाउंटिंग कर ली। क्या मतलब? हम अकाउंटेंट्स ने 1.5 रुपये का एक्सपेंस पीएनएल में रिकॉर्ड किया हुआ होगा और बैलेंस शीट में हमारी करंट लायबिलिटीज में ये 0.5 का इंटरेस्ट पेएबल नजर आ रहा होगा। कोई शक? अब आगे चलते हैं, टैक्स वालों की बात सुनते हैं, टैक्स वाले क्या कहते हैं। और आमिर भाई ने अपना रिक्शा बीच में चला दिया है, पार्ट 2 वाला। चलें आप पहले पार्ट 2 कर लें।